हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इसका मतलब ये, और इसके पहले हमने प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट किया होगा और उसमें कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, ताकि अगर आपको वो टॉपिक समझना हो तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अच्छे से समझ लेना। और आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। यानी जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जहां से आपको आसानी से मिल जाए, वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक अभी तक पढ़ लिया है इस चैप्टर में, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग हमने पढ़ लिया था, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। फिर उसमें हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। फिर हमने एक क्लास में पढ़ा था प्रोसेस और एक क्लास में पढ़ा था लिमिटेशन। यानी 3 क्लासेस हमने इससे पहले ली हैं और 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। ये हमारी आज की चौथी क्लास है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, और जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 6 प्लान्स हम लोग समझने वाले हैं कि प्लान्स कैसे बनते हैं। एक बिजनेस जो होता है वहां पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्लान्स कैसे होते हैं, और जो प्लानिंग है वो हमें कहाँ कैसे काम आता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडिंग प्लान। नंबर 1 टॉपिक क्या है? स्टैंडिंग प्लान। देखो, जो ये हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन सकते हैं और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना। और जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, या तो अपने बुक में ही अंडरलाइन कर लेना। ओके, ठीक है। और मैं बताते भी जाऊंगा कौन कौन सा जरूरी है, ताकि आप उसको नोट डाउन कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हम समझो क्या आप समझते हैं स्टैंडिंग प्लान। सबसे पहले वर्ड यहाँ पे देखो, स्टैंडिंग प्लान। देखो, जब हम कभी पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे सामने जो सबसे पहले दिखता है ना, उसको एक नजर अपने हिसाब से समझने की कोशिश करो। क्या वर्ड लिखा है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक ही जगह रहता है, एक फिक्स रहता है ना, एक जगह ही रहता है। स्टैंड बोलते हैं ना, स्टैंड अप, तो वहीं पे खड़े रहो ना। स्टैंड अप का मतलब वही होता है, वहीं खड़े रहो। अब ऐसा थोड़ी है कि वॉक करना है। तो स्टैंड अप का मतलब क्या है? एक जगह है। स्टैंडिंग का मतलब एक जगह है। ओके, या कहते हैं ना कि एक ही जगह खड़े रहना, ऐसे समझो, एक जगह ही खड़े रहना। तो अब एक जगह खड़े रहना और ये स्टैंडिंग प्लान में क्या रिलेशन में, क्यों, ये तुम्हें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से समझो। स्टैंडिंग प्लान्स represent a guideline for decisions in repetitive situations. Hence, standing plans can be caused repeatedly. अब यहाँ पे सॉरी, can be used repeatedly. थोड़ा ये मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अभी ध्यान से देखना। स्टैंडिंग प्लान्स रिप्रेजेंट अ गाइडलाइन फॉर डिसीजंस इज रिपीटेटिव, ठीक है, रिपीटिव सिचुएशंस। याद रखना है कि जहां पे रिपीटिव सिचुएशंस होते हैं, मतलब ऐसी चीजें जहां पे हमें बार बार एक ही काम करना पड़ता है, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी जगहों के लिए हमें कौन सा प्लान यूज करना पड़ता है? स्टैंडिंग प्लान। Hence, स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज रिपीटेडली, और इसी वजह से स्टैंडिंग प्लान क्या है, ये एक से ज्यादा बार हम यूज कर सकते हैं। When there is a repetition of organizational activities, ध्यान से सुनना, when there is a repetition of organizational activities, ये याद रखना है, repetition of organizational activities and standard policies are decided, और जहां पे एक पॉलिसी के ना, पॉलिसी हमेशा फिक्स रहती है इनकी, decided for a prompt action, it is known as a standing plan। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे देखो लिखा भी है, लाइक कंपनी की पॉलिसीज क्या है, मेथड्स क्या है, रूल्स क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए डिसाइडेड होता है, और ये हमेशा सेम ही होती हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल इसमें लिखना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो याद रखना है, जैसे कंपनी के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, सेम टू सेम ही रहते हैं, ठीक है। कंपनी के जो प्रोसीजर्स हो गए, क्या प्रोसीजर है हमारे में, कैसे क्या करना है। जैसे आप अगर कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो आपको पता है कि वहां का एक प्रोसीजर होता है, और जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर स्टूडेंट वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। प्रोड्यूसर लिख दिया मैंने ये, वेट वेट, सही तो लिखा था यार, ये देखो अब गलत लिख दिया, सॉरी, ठीक है। तो प्रोसीजर हो गया, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं रूल्स हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा स्टैंडिंग प्लान में, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं और इनको हम लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं, राइट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। तो याद क्या रखना है कि जहां पे रिपीटिव सिचुएशंस होता है, जहां पे हमें रिपीटेडली कोई चीज काम करना है, वहां पे हम यूज करते हैं स्टैंडिंग प्लान। ओके, और स्टैंडिंग प्लान में जैसे पॉलिसीज प्रिपेयर करना है, मेथड्स प्रिपेयर करना है, या रूल्स प्रिपेयर करना है, जो लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, वहां पे ये चीजें यूज होती है। इट हेल्प द सबऑर्डिनेट्स टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन रिगार्डिंग द रिलेटेड मैटर्स। और देखो यहाँ पे कैसा होता है कि अगर उन लोगों को पता है कि भाई हमारी कंपनी का ये रूल है, जैसे जैसे होता है ना कि कोई लेट आया तो उसका क्या रूल होगा। ओके, अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर किस सिचुएशन में पूरा करना है, मतलब कैसे कैसे पासेस होगा, जैसे कहाँ किसके पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, ऐसे सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो उन लोगों को पहले से ही पता होगा, तो उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा है,
प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर ऑफ कस्टमर। ध्यान से सुनना, procedure for delivery of goods as per order of a customer, or if credit policy is decided before hand on permanent basis, it will help the employees to take prompt decision. It means कि अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमें डिसाइड करना है कि प्रोसीजर के साथ डिलीवरी गुड्स का कैसे करना है और क्रेडिट पॉलिसीज क्या है हमारी कंपनी की, तो ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी में पहले से ही लिखी होते हैं। मतलब सिचुएशन आया तो वो सीधा सीधा वहीं से डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे। नो एम्प्लॉय विल नीड द परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम। इसके लिए तुम्हें जाके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो कहीं का रूल है, कहीं का मतलब किसी कंपनी का या कोई भी मान लो शॉप है, वहां का रूल है कि भाई हमारे यहाँ का फिक्स रेट होता है, ठीक है। तो कोई कस्टमर आकर बोलता है कि भाई इसका ये रेट कम कर दो या इतना प्राइस कर दो, तो हम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे भाई हमारे यहाँ का ये रूल्स है। तो रूल्स में क्या आ गया, रूल्स में ये किस में आ गया, ये भी आपका आ जाता है स्टैंडिंग प्लान में। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, स्टैंडिंग प्लान। तो याद रखना, स्टैंडिंग प्लान का मतलब रिपीटिव सिचुएशन में जहां पे यूज होता है उसको हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लान। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रेटेजिक प्लान। अब ये स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है वो समझो। अब जैसे देखो, तुम लोगों ने मैच में अगर क्रिकेट देखा होगा, आईपीएल देखा, तो वहां पे होता है स्ट्रेटेजिक ब्रेक होता है। स्ट्रेटेजिक ब्रेक में क्या करते हैं वो लोग, प्लानिंग करते हैं अपने काम को लेके। अपने काम को लेके क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसा सिचुएशन होता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई उनको क्या क्या कैसे कैसे करना है। यानी कि ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं कि ये एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। क्या है ये, एक तरह का प्रोसेस है जहां पे इन विच ऑर्गेनाइजेशनल objectives are decided। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड बाय लीडर्स एज पर देयर विजन। जैसा उनका विजन होगा, जो वो हासिल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में मैंने समझा दिया। बिजनेस यूनिट्स डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी। यानी हर कंपनी का अपना एक फिलोसॉफी होता है, भाई हम इसीलिए काम कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट है। उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, अपनी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। It is to be decided through which philosophy the business will function throughout the life। अपनी पूरी लाइफ में वो क्या काम करने वाले, throughout the life इसलिए बोला है कि इनका कहते हैं ना कि हमारा विजन है कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं, ये हासिल करना चाहते हैं। तो अपने विजन के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग डिसाइड करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज आर डिसाइडेड। और जो हमारे लॉन्ग टर्म मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे अगर तुम्हें कुछ बनना है, राइट, वो मेरा विजन है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं ना कि मान लो एक स्टूडेंट है, उसको ये बनना है कि मैं सीए बनना चाहता हूँ, तो ये सीए उसका विजन है। लेकिन सीए बनने के लिए उसे शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एडमिशन कैसे लेना है, ट्यूशन क्या अरेंजमेंट कैसे करना है, बुक्स को कैसे रीड करना है, टाइम टेबल क्या होगा। ऐसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। अब बिजनेस यूनिट डिसाइड्स इट्स प्लान आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक्स। और देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कंपनी जो होती है, कोई भी बिजनेस यूनिट, वो कैसे डिसाइड करता है, आफ्टर कंसिडरेशन, याद रखना है, आफ्टर कंसिडरेशन इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक्स। अपने बारे में जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक डिसीजंस लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। फोरसाइटनेस एंड एक्सपीरियंस आर एसेंशियल फॉर दीज प्लान्स। और ये जो प्लानिंग ये लोग करते हैं ना, उसके लिए एक कहते हैं ना कि दूरदृष्टि होना जरूरी है। कहते हैं ना कि दूर के बारे में सोचना जरूरी है, और एक्सपीरियंस होना तो बहुत ही जरूरी है। इसी वजह से देखो, तुमने देखा अगर तुम्हें कोई डिसीजन लेना होता है तो तुम अक्सर एक्सपर्ट को बुलाते हो। एक्सपर्ट को बुलाने का मतलब जाके ऐसे किसी पर्सन को फाइंड आउट करते हो जिसने इस बारे में कभी काम किया हो, ठीक है, या जो इसके बारे में जानता हो, ताकि तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिल जाए, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है फोरसाइटनेस and experience are essential for these plan. Effects of strategic plans are seen in the long term. Consistent decisions are to be taken for these plans. It means scope of decision is important in these plans. Scope of decision का मतलब डिसीजन कैसा, कितना लेवल का हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, और ये सारी चीजें इस प्लान में इंपॉर्टेंट होता है।
क्लियर है इतना? तो हमने दो प्लान कंप्लीट किया। पहला क्या था हमारा? पहला हमारा था स्टैंडिंग प्लान, मतलब कि जहां पे रिपीटिव काम होने वाला है वहां पे यूज होगा ये। रिपीटिव वर्क के लिए हमें स्टैंडिंग प्लान यूज करना होता है। स्ट्रेटेजिक प्लान का मतलब क्या था कि इसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है एज पर आवर फिलोसॉफी, यानी कंपनी का जैसा फिलोसॉफी होगा उसके अकॉर्डिंग को ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि जिससे ये लोग इजीली उसको अचीव कर पाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है टेक्टिकल प्लान। अभी ध्यान से सुनना, जो हमारा स्ट्रेटेजिकल प्लान है उसी के बेस पर बना हमारा टेक्टिकल प्लान। अब देखो स्ट्रेटेजिक प्लान में जैसे हमने कुछ भी डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, लेकिन तुम्हें पता है डायरेक्टली हम उसे अचीव नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, उसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। अब स्मॉलर पार्ट की बात करते हैं तो स्मॉलर पार्ट का मतलब कैसे है, जैसे कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ये डिसाइड करना है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, मान लो किसी कॉलेज को उसने डिसाइड किया और वो जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज में उसमें जाने के लिए मान लो 85% चाहिए, राइट। अब 85% उसका क्या है, टारगेट है, लेकिन वो डायरेक्टली 85% तो ला नहीं सकता, उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, जो भी उसके सब्जेक्ट्स है, लाइक अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, बीए हो गया, स्टेट्स हो गया, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या करेगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट ले सकूं मैं, और उसके बाद मेरा ये रिजल्ट आ जाए, राइट। तो यानी 85% लाने के लिए उसको छोटे छोटे स्मॉल प्लान्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे समझते हैं। फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्रिपेयर। याद रखना है, फॉर द अकम्प्लिशमेंट, जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसके अकम्प्लिशमेंट के लिए हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, शॉर्ट टर्म प्लान्स की जरूरत पड़ने वाली है। एंड these plans are prepared by the middle level of management। याद रखना, ये प्रिपेयर कौन करता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट। जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान होता है ये ज्यादातर ऊपर वाले डिसाइड कर लेते हैं, बट करना क्या, जैसे हमारे घर वाले डिसाइड कर लेना ना, तुमको तो सीए ही करना है, तुमको तो यही करना है, वो डिसाइड कर लिए। अब उसको कंप्लीट कैसे करना है वो हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि काम तो हमें ही करना है ना, ठीक है। तो मिडल लेवल का जो काम है वो ये है कि भाई ये डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे उसको कंप्लीट करना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्टिकल प्लान्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम, टेक्टिकल प्लान्स। यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको एकम्प्लिश करने के लिए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइड कर देते हैं, और जब छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्टिकल प्लान बोलते हैं। दीज आर प्लान्स यूजुअली स्पैन ऑफ 1 ईयर और लेस। नॉर्मली ये कैसे होते हैं, 1 साल या उससे कम के होते हैं। देखो बिजनेस में क्या है कि 1 साल या उससे कम के लिए होगा, हमारे लिए और भी कम हो सकता है। दिस प्लान क्लियरिफाई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, और इनसे पता चलता है भी किसी भी बिजनेस का जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। Hence, business activities remain goal oriented and take place in the systematic manner। अब यहाँ पे देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भी काम करने वाले हैं इनका मेन टारगेट है ये हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव करने का, राइट। अब स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे गोल ओरिएंटेड ही होने चाहिए और सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। इट इज कंसर्न विद व्हाट द डिपार्टमेंटल हेड्स एंड एम्प्लॉइज मस्ट डू। इसका मेन टारगेट ये है कि डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल में क्या है, डिपार्टमेंटल हेड्स ही होते हैं ना, और एम्प्लॉइज यानी हमारा लोअर लेवल, तो उसमें किसको कैसे क्या काम करना है उसके बेस पे यहाँ पे डिसाइड होता है प्लानिंग, छोटे छोटे प्लानिंग बनते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्लान। अब इन प्लानिंग को करने के लिए भी हमें स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत पड़ती है, कि जहां प्लानिंग की बात आती है वहां पे थोड़े बहुत नॉलेज की तो जरूरत पड़ने वाली, थोड़े बहुत नॉलेज और थोड़े बहुत स्किल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर है इतना? तो ये हमारा था थर्ड पॉइंट, दैट इज अ टेक्टिकल प्लान। तो टेक्टिकल प्लान में याद क्या रखना है कि स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दैट इज नोन एज अ टेक्टिकल प्लान। ये शॉर्ट में मैंने खत्म कर दिया। क्लियर इतना? अभी नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल प्लान। नेक्स्ट क्या हमारा, ऑपरेशनल। अभी देखो टेक्टिकल प्लान हमने बना लिया, अब टेक्टिकल प्लान जो है वो है 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर है। क्लियर है? अब उसको कैसे अचीव करना है, प्लानिंग डिसाइड कर लिया है, लेकिन उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए हम बनाते हैं ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, काम करना। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, काम करना। काम, प्लानिंग उधर कर लिया, अब काम इधर करना है। अभी देखो यहाँ पे ऑपरेशन प्लान आर स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्ट, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना, ऑपरेशन प्लान्स आर द स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट। यानी कि डिपार्टमेंट से एक स्पेसिफिक रिजल्ट उम्मीद करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बोलते हैं, जो भी वर्क ग्रुप होता है, इंडिविजुअल्स होता है। जनरली दीज प्लान्स आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एज फॉर 1 ईयर। इट मे बी पॉसिबल कि ये भी कितने हो सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 ईयर के लिए भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंथली और क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान्स आर मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। अभी यहाँ पर देखो एनुअल प्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है कि इस साल हमें इतना अचीव करना है, तो
इस साल अचीव करना है, पूरे ईयर में, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मंथली प्लान बनाना पड़ेगा या तो क्वार्टरली प्लान बनाना पड़ेगा। और वो आपका किस में आ गया, ऑपरेशनल, क्योंकि जो एनुअल प्लान हो गया वो हो गया तुम्हारा टेक्निकल। लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ईयरली हमें डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन ईयरली वाले को भी अचीव करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए जो हम डिसाइड करते हैं वो हमारा क्या हो गया, ऑपरेशनल। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या, ऑपरेशनल नाम है। These plans are made by departmental head for the implementation of strategic plan। देखो मैंने पहले ही कहा ना कि strategic plan को कंप्लीट करने के लिए ये हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। Implementation of this plan becomes easy if it is made after the necessary discussion with the concerned employees। जो employees काम करने वाले हैं अगर उनसे कंसर्न करके अगर इसको इंप्लीमेंट किया है तो इजी हो जाता है। As these plans are related with the routine work, याद रखना है ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, मतलब वर्ड है, सॉरी, ये जो प्लान्स होते हैं किससे रिलेटेड होता है, रूटीन वर्क से रिलेटेड होता है। ये याद रखना है कि हमारा ये जो प्लान है किससे रिलेटेड है, रूटीन वर्क से रिलेटेड है। ऑपरेशन प्लान इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टेक्निकल में, जैसा मैंने बोला कि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, कि पहले स्ट्रेटेजिक को ब्रेक किया टेक्निकल में, फिर टेक्निकल के साथ ही हम चल रहे हैं कि उसको कंप्लीट कैसे करना है। दैट्स व्हाई ये लोग बोलते हैं कि ऐसा कि भाई दोनों क्या ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा सिंगल यूज प्लान। क्या है हमारा, सिंगल यूज, नाम से ही पता चल रहा है काम किया खत्म, उसको फेंक दो, अभी एक ही बार यूज करना है। ठीक है, लिको पिको पेन आती थी ना पहले कि जितना एक बार यूज किया खत्म हो गया तो फेंक दो, वैसा ही टाइप का है ये। अ यूजफुल प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव। ध्यान से सुनना, अ यूजफुल प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ द स्पेशल ऑब्जेक्टिव। ये जो प्लान है स्पेशल, जो हमारे स्पेशल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना उनको अचीव करने के लिए बनाया जाता है। अब ये क्या स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या है, वन टाइम प्लान इज अप्लाई टू दोज एक्टिविटीज विच डू नॉट रिकर। यानी ये वहां पे अप्लाई होगा जहां पे वो एक्टिविटी दोबारा नहीं होने वाला है। ऐसे प्लान्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल यूज, मतलब ऐसे कामों के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगल यूज प्लान। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल फॉर द एक्टिविटीज लाइक शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पैकेजिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, दिस प्लान इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं एग्जांपल देने से, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अगर मान लो जो तुम्हारा काम है, ठीक है, तुम्हारा काम है घर बनाने का, तुम एक बिल्डर हो, तो जो बिल्डर होता है वो हर जगह अलग अलग घर बनाने के लिए अलग अलग प्लान बनाता है कि नहीं, मतलब एक बार प्लान बन गया, वहां पे बिल्डिंग बन गई, उसके बाद वो प्लानिंग खत्म, अभी दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरा प्लान स्टार्ट होगा, राइट। दैट्स व्हाई ये क्या बोला, सिंगल यूज प्लान। उसके बाद नेक्स्ट है कंटिजेंसी प्लान। क्या है नेक्स्ट, कंटिजेंसी प्लान। तो कंटिजेंसी को ऐसे समझो इमरजेंसी वाला टाइप का, ये क्या है, इमरजेंसी वाला टाइप का है। कंटिजेंसी को क्या याद रखोगे, इमरजेंसी। कैसे समझो, यहाँ पे बिजनेस यूनिट हैज टू कोऑर्डिनेट विद द चेंजिंग सिचुएशंस। हम सब जानते हैं कि बिजनेस को क्या करना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है जो मार्केट में कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंज हो रही है, क्योंकि वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज आल्सो कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और नेचुरल फैक्टर्स। और ये चेंज होते रहते हैं। रीजन क्या उसका, पॉलिटिकल रीजन है, इकोनॉमिकल रीजन है, सोशल रीजन है, नेचुरल फैक्टर्स है। इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी बस इतना समझो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड नेचुरल फैक्टर्स है जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअस बेस पे चेंज होता रहता है। And due to these reasons, if changes are to be made in the original plan or a new plan is made, it is known as a contingency plan। मतलब कि अगर कुछ सिचुएशन हुआ, देखो पॉलिटिकल चेंज हो गया है या इकोनॉमिकल चेंज हो गया है या सोशल चेंज हो गया, यानी कोई भी ऐसी सडन सिचुएशन आ गई है, तो सडन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, हमारे ओरिजिनल प्लान में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी प्लान बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी प्लान। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया ना, ये क्या इमरजेंसी टाइप का है भाई, सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब हमें चेंज करना ही पड़ेगा, वी कांट डू एनीथिंग, राइट। क्लियर है इतना। तो ये हमारे टोटल 6 प्लान्स थे। नंबर 1 क्या था, नंबर 1 था स्टैंडिंग प्लान। नंबर 1 क्या था, स्टैंडिंग। नंबर 2 स्ट्रेटेजिक, ध्यान से सुनना, नंबर 1 स्टैंडिंग, नंबर 2 स्ट्रेटेजिक, नंबर 3 टैक्टिकल, नंबर 4 ऑपरेशनल, नंबर 5 सिंगल यूज एंड नंबर 6 इज अ कंटिजेंसी प्लान। क्लियर है इतना। तो जो भी यहाँ पे मैंने वर्ड्स हाईलाइट किया उसको हाईलाइट कर लेना और इसको बार बार रिवाइज कर लेना। बार बार मतलब एक बार रिवाइज कर लेना अपने मन से, क्लास तो देखोगे ही और क्लास देखने के बाद एक बार रिवाइज भी कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।